Hello बच्चों, you are very welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the strategy for your board exam for the class 10th math. आज से only 60 days are left for your board exam और from today onward you have to prepare in the smart way. हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वे में भी जाना है आपको. You should know what is the weightage of the particular chapter, what is the weightage of particular section, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं. ठीक है, कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. आपका जो मैथ का सैम्पल पेपर रिलीज हो चुका है. सीबीएसई बोर्ड ने 2025 का जो सैम्पल पेपर है फॉर द एवरी सब्जेक्ट रिलीज कर दिया है. हम डिस्कस करेंगे फॉर द मैथ. यहाँ देखिए, यहाँ टोटल 7 सेक्शंस है आपके. इन द 7 सेक्शन देयर आर 14 चैप्टर्स एंड एवरी सेक्शन देयर इज वेटेज. ये तो पहले से आपको पता होगा, बट इन द सैम्पल पेपर आई हैव ऑब्जर्व दैट यहाँ पे 1 नंबर का ऊपर नीचे हो गया है इन दोनों सेक्शंस में, बट इतना चलता है इन द एनी बोर्ड एग्जाम. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में आपका एक ही चैप्टर आता है, दैट इज रियल नंबर्स. ओके, इसका वेटेज होता है 6 मार्क्स का. इस बार जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया एसर्शन रीजन से, एक वेरी शॉर्ट आंसर से एंड एक फ्रॉम शॉर्ट आंसर, एंड इसका टोटल वेटेज हो गया 6 मार्क्स का. और आप जानते हैं कि देर आर ओनली 3 कॉन्सेप्ट इन द रियल नंबर्स. पहला कॉन्सेप्ट है HCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. Second thing is a formula, that is HCF into LCM is equal to A into B. Third thing is how to prove the irrationality. अगर आपको ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं और आपने इन 3 कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कर ली तो आपके 6 नंबर जो हैं कंप्लीटली कवर अप हो गए हैं. ओके, एंड ये डिस्कशन सेशन उन लोगों के लिए है जिनको 95 to 99 मार्क्स, 95 to 100 मार्क्स गेन करने हैं इन द बोर्ड एग्जाम. आपको बस पास होना है किसी एग्जाम में तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको. ओके, बट अगर आप टारगेट कर रहे हैं अप टू 100 मार्क्स तो ये वीडियो आपके लिए है एंड बहुत ही यूजफुल होने वाला है. चलिए चलते हैं सेकंड सेक्शन में. सेकंड सेक्शन इज अलजेब्रा. ओके, इस सेक्शन में आपको 4 चैप्टर्स अलॉटेड हैं. पहला पॉलिनोमियल, सेकंड लीनियर इक्वेशन, थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एंड आई हैव क्लियरली शेडेड दीज चैप्टर्स. जो ग्रीन कलर से है OEG चैप्टर्स है, आप इनके मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं. जो हल्का सा येलो है वो माइल्ड है, माइल्ड डिफिकल्टी है उसमें, और जो रेड वन है डिफिकल्ट है. इस पे आपको ज़्यादा फोकस देना है. इफ़ यू आर टेकिंग द टारगेट ऑफ 100 मार्क्स तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है. डिफिकल्ट है तो भी करना ही करना है, ईजी है तो हो ही जाना चाहिए. तो डिफिकल्ट करना ही करना है, तो आपको जो अपने टाइम का डिवीजन है उस तरीके से करना होगा कि आपको डिफिकल्ट जो पोर्शन है, डिफिकल्ट चैप्टर्स जो हैं उनमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, आइए आते हैं पॉलिनोमियल पे. ये भी इजी चैप्टर आपका है. यहाँ भी आपके 2 कॉन्सेप्ट हैं. पहला है कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड सेकंड इज रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ठीक है, 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास. ओके, आपने पॉलिनोमियल देख लिया. और पॉलिनोमियल से इन द बोर्ड एग्जाम 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 MCQs पूछे गए हैं एंड 3 शॉर्ट आंसर्स. अगला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ये भी आपका जो चैप्टर है इजी ही मानेंगे हम लोग, बिकॉज यहाँ 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं. पहला है आपको सोल्यूशन निकालना लीनियर इक्वेशन का, एंड सेकेंड इज टाइप ऑफ सोल्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जैसे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. हाउ मेनी सोल्यूशंस विल बी देयर, 0 सोल्यूशन हो सकता है, 1 सोल्यूशन हो सकता है, या इनफिनिट मेनी सोल्यूशंस होगा. ठीक है, इन 2 कॉन्सेप्ट को आप कर लेते हैं, अब आराम से इसके भी जो 6 मार्क्स हैं आसानी से कवर अप कर सकते हैं. ओके, अगला जो माइल्ड डिफिकल्टी वाला चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, बिकॉज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली कभी कभार एप्लीकेशन आ जाता है. कभी कोई कंडीशन दे दी जाएगी, उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सोल्यूशन निकालेंगे उसका. ओके, तो यहाँ डिफिकल्टी बढ़ती है. इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द सैम्पल पेपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक MCQ से एंड एक शॉर्ट आंसर से. इसका वेटेज रहा है 4 मार्क्स का. ठीक है ना. एंड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स. पहला है कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको पता होना चाहिए कि हम किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. ओके, दूसरा आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. ये तो कोई भी एप्लीकेशन पूछेगा, कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशन आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी, तो उसका वो सॉल्व करना पड़ेगा. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सॉल्व करते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, 99% टाइम हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड. एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज नेचर ऑफ रूट्स. अगर आपने इन 3 कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है तो जो माइल्ड डिफिकल्टी वाला चैप्टर है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 4 मार्क्स को भी आप
इजीली गेन कर सकते हैं। मैं आपके साथ दोनों ही जो एक एनालिसिस टेबल है ये भी शेयर कर दूंगा, और जो कंटेंट मैंने बनाया हुआ है फॉर द ईच चैप्टर वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। थर्ड इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी जो सैंपल पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था एमसीक्यू, सेकंड था केस स्टडी, और इन दोनों को ऐड करने पे टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है डिफिकल्ट लगता है जस्ट बिकॉज वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अदरवाइज इससे आसान मुझे कुछ लगता ही नहीं है यार। अगर आपको एक बार कंसेप्ट कवर हो गया, अगर आपने एक बार सीख लिया कि व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ रह नहीं जाता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है बेसिकली। पहला है कि कंडीशन फॉर एन एपी, किसी भी सीरीज को एपी होने के लिए कंडीशन क्या है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। अगर आप कॉमन डिफरेंस के बारे में जानते हैं तो आप क्लियरली बता सकते हैं। सेकेंड थिंग, सेकेंड फार्मूला दैट कम्स इन द चैप्टर, दैट इज nth टर्म ऑफ एपी, ओके। थर्ड थिंग इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपने ये 3 चीजें कवर कर ली, 3 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट? पहला, हाउ टू नो इट इज एन एपी और नॉट। सेकेंड इज nth टर्म ऑफ एन एपी। थर्ड इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। और आपने 3 कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया तो आप आराम से एपी को निकाल ले जाएंगे। और एपी का वेटेज देखिए, सैंपल पेपर में था 5 मार्क्स का, ओके। तो नंबर सिस्टम कवर अप हो गया, एलजेब्रा भी कवर अप हो गई, आपके 6 + 20 26 मार्क्स आउट ऑफ 80 कवर अप हो चुके हैं। अब चलते हैं टुवर्ड द ज्योमेट्री। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, पहला है ट्राइंगल, सेकेंड इज सर्कल। देखिए जो ट्राइंगल चैप्टर है वो लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे कवर अप करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अगर आप इतना करेंगे तो आपका आराम से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही आ जाने वाला है, ठीक है। एंड ट्राइंगल्स में 2 कॉन्सेप्ट है। पहला आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर, एंड सेकेंड इज थ्योरम्स। जो ट्राइंगल्स के जो थ्योरम दी गई हैं इन दैट चैप्टर आपको पता होना चाहिए, और हाउ टू प्रूव दोज थ्योरम्स। और आपको इतना आता है तो आप ये भी चैप्टर निकाल ले जाएंगे। बाकायदा आपको लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं। अगर आप 10 ईयर्स के नहीं कर पाते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स के ही कीजिए, बट ऑल द 4 सेट्स जो सीबीएसई की वेबसाइट चले जाइए, आपको हर सेट ए, सेट बी, सेट सी मिल जाएगा आराम से। हर साल का आप सॉल्व कर लीजिए, उतना सफिशियंट है फॉर दिस ट्राइंगल्स। उतना कर लेते हैं तो आपको जो ये ट्राइंगल्स में 9 मार्क्स क्वेश्चन देखिए, यू कैन नोटिस हियर हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं, हाईएस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 9 मार्क्स, वो है ट्राइंगल्स से सैंपल पेपर में, ठीक है। तो वेटेज समझ सकते हैं आप। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर का एक क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन है केस स्टडी का 4 मार्क्स का, टोटल 9 मार्क्स आस्क्ड फ्रॉम हियर, ओके। अगला है सर्कल्स। सर्कल इज कंसिडर्ड इजी चैप्टर बिकॉज यहाँ पे एक ही 2 कॉन्सेप्ट आता है। पहला तो टेंजेंट का है कि सर्कल टेंजेंट का क्या मीनिंग है। सेकंड इज किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट खींच ड्रॉ कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज इजी चैप्टर, आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, इसको आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने 4 इजी चैप्टर्स एंड 1 माइल्ड डिफिकल्ट चैप्टर एंड 2 डिफिकल्ट चैप्टर्स के बारे में एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। जो 4th सेक्शन आता है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज है 6 मार्क्स का है, और सैंपल पेपर में भी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन लिया गया है फ्रॉम द एमसीक्यू एंड 2 क्वेश्चन लिए गए फ्रॉम द वेरी शॉर्ट आंसर, ओके। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैंने माइल्ड इजी में इसलिए रखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, और आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आराम से उसके एप्लीकेशन से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स क्या क्या है, देखिए 2 फार्मूले हमारे पास हैं, एक है डिस्टेंस फार्मूला, एक है सेक्शन फार्मूला। आपको इन दोनों फार्मूले की अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है, बिकॉज देखो यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिक्स मार्क्स है 6 मार्क्स, ओके। 2 फार्मूले हैं उसमें, अब 2 फार्मूले प्रैक्टिस करोगे ना यार तभी ना 6 मार्क्स अचीव करोगे। ये तो ईजिएस्ट आपके लिए टारगेट हो गया कि 2 फार्मूले में प्रैक्टिस करनी, 6 मार्क्स आ जाएंगे। तो पहला काम करिए कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए बस। फॉर्मूले कभी रटे नहीं जाते हैं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए विद द प्रैक्टिस। आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि फॉर्मूले आपको याद हो जाए, ठीक है। 2 फार्मूले क्या क्या है, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेकंड इज सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हो गया। 5th सेक्शन इज ट्रिग्नोमेट्री, ओके। दिस इज न्यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा।
तो जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है वो तो माइल्ड डिफिकल्टी वाला है, कोई खास डिफिकल्टी उसमें आती नहीं है। मेन मुद्दा फंसता है आपका एप्लीकेशन टू द ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन टू द ट्रिग्नोमेट्री में जो एप्लीकेशन क्वेश्चन आ जाते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट रहते हैं, एंड मोस्टली दो क्वेश्चन आर आस्क्ड इन केस स्टडी और लॉन्ग आंसर। यहाँ पे आपने सैम्पल पेपर में आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन को पूछा गया है इन द लॉन्ग आंसर फॉर द 5 मार्क्स, 6 मार्क्स अलॉट हुए हैं फॉर द एप्लीकेशन एंड 5 मार्क्स अलॉट हुए हैं फॉर द इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, दिस इज द 11 मार्क्स सेक्शन। एंड चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ओके, लाइक दैट। अगर आपको इतना याद है तो आप इससे क्वेश्चन कर लेंगे फ्रॉम द दोज वैल्यूज। एंड थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे 3 फॉर्मुलेज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, वो ईजी है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस का मैटर है। एंड जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो एप्लीकेशन में विद यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल्स। ओके, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, ये एंगल है। पहला है लाइन ऑफ साइट, सेकेंड इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड थर्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको इन 3 एंगल्स की अच्छी समझ है तो आप जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है जिसका वेटेज 6 मार्क्स का है, जिसका क्वेश्चन आता है इन द लॉन्ग आंसर, इसको भी आप आराम से निकाल ले जाएंगे। ठीक है, ये डिफिकल्ट चैप्टर्स में है। पहला डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड इज ट्राइंगल्स। थर्ड इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड आई विल, ये जो वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जिससे कि आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकें। अगर डिफिकल्ट चैप्टर है तो वहाँ आपको ज़्यादा टाइम देना है, आपको 100 आउट ऑफ द 100 मार्क्स को अचीव करना है। दैट्स वाई आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, डिफिकल्ट हो, ईजी हो, माइल्ड डिफिकल्टी हो। ठीक है, ये वीडियो पर्टिकुलरली उसी रीज़न के लिए है कि आपको कितना टाइम अलॉट करना है हर चैप्टर को। जैसे एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग आंसर आएगा। लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर देंगे, और कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आप कर देंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। ओके, अब सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है जब आपको क्वेश्चंस आ रहे हों और आप कहीं उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें। दैट इज द मोस्ट इरिटेटिंग पॉइंट। अगला सेक्शन है मेंसुरेशन का। सेक्शन ए है, इसमें 2 चैप्टर्स आपके हैं। पहला एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, सेकेंड इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया रिलेटेड टू जो सर्कल वाला चैप्टर है वो माइल्ड डिफिकल्टी में है, उसमें 1-2 फॉर्मूले हैं, उसको अगर आप कर लेंगे तो वो चैप्टर निकल जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, उसमें 2 कॉन्सेप्ट है। पहला है कि एरिया ऑफ सेक्टर विद द एंगल दे दिया जाएगा और उस एंगल की हेल्प से एक सेक्टर बनेगा इन द सर्कल, उसका आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ये इजी फॉर्मूला इसका होता है, उससे आप निकाल लेंगे। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ये भी आप इजीली जानते हैं, अगर इसको आप कवर कर लेंगे तो आपको आराम से ये वाला टॉपिक हो जाएगा एंड 5 मार्क्स को आप इजीली गेन कर सकते हैं इन द बोर्ड एग्जाम। अगला टॉपिक आता है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। ये हल्का, इसको मैं डिफिकल्ट मानता हूँ बिकॉज इसमें मल्टीपल सेक्शंस को ऐड ऑन करते हैं हम। कभी क्यूबॉइड को कोन से ऐड कर देंगे, कभी कोन को स्फेयर से ऐड कर देंगे, फिर सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना पड़ता है। सरफेस एरिया वाला जो सेक्शन है उसको ध्यान देना पड़ता है। क्यों? बिकॉज अगर हम 2 सॉलिड्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो कॉमन एरिया होता है वो डिलीट होता है, तो वहाँ उस बात का बहुत ध्यान देना पड़ता है। बट इन द केस ऑफ द वॉल्यूम, जो दो शेप अगर ऐड होंगे तो उनका वॉल्यूम डायरेक्टली ऐड हो जाता है। वॉल्यूम वाला पोर्शन तो इजी है, वहाँ बस कैलकुलेटिव एंगल है। बट इन द केस ऑफ सरफेस एरिया आपको बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है कि कौन सा सरफेस एरिया डिक्रीज करना है, कौन सा इंक्रीज करना है। ओके, तो आई कंसीडर इट इन द डिफिकल्ट चैप्टर्स। बट अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा एग्जाम में पेशेंस बना के रखते हैं, और पेशेंस देखिए एग्जाम में कैसे आता है। जैसे ये मैंने वीडियो बनाया आपको, आपने इसको बाकायदा पेन कॉपी लेके नोट किया कि कौन सा पोर्शन डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है, तो आपके दिमाग में एक मैपिंग हो गई है कि ये चैप्टर्स डिफिकल्ट है, ये चैप्टर्स इजी हैं। जब एग्जाम में आप बैठेंगे, डिफिकल्ट चैप्टर्स क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टाइम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट वहाँ पैनिक नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज ऑलरेडी माइंड सेट कि ये डिफिकल्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप पैनिक नहीं करेंगे। वही अगर आपके माइंड में ये सेटअप बैठा हुआ है कि नहीं ये तो ईजी चैप्टर है,
और अब वहाँ एग्जाम में बैठने में आपको समय बहुत ज़्यादा लग गया, तो आप पैनिक कर जाएंगे, ये तो ईजी चैप्टर क्वेश्चन है और समय ज़्यादा लग रहा है हमारा। तो इस केस में आप पैनिक करते हैं। अगर आपका पहले से माइंडसेट बना हुआ है कि ये डिफिकल्ट चैप्टर का क्वेश्चन आया है, हमको अच्छा समय इसमें देना है, बिकॉज इसमें फॉर्मूले डिफिकल्ट लगते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है डिफिकल्ट चैप्टर्स में आता है, बिकॉज हमको यहाँ अटेंटिव रहना पड़ता है वाइल द कैलकुलेशन, वाइल द कॉन्सेप्ट। ओके, इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे फ्रॉम द एमसीक्यूज एंड एक क्वेश्चन था फ्रॉम द केस स्टडी। ओके, अगला हम जाते हैं तो दैट इज द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सेक्शन, दैट इज 7th सेक्शन इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर 2 चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली इसको कर देंगे। ठीक है, आपको बस कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान देना पड़ता है, ये टाइम टेकिंग है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। सेकंड इज प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्या है ना, इट इज़ जस्ट योर व्यू। आप कुछ लोग के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट होती है, कुछ लोग के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी होती है। डिफिकल्ट क्यों हो जाती है प्रोबेबिलिटी? क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह से पढ़ लिया कि उन्होंने एक अलग पिक्चर बना दी प्रोबेबिलिटी की, दैट कि ये बहुत ही तुर्रम खास सब्जेक्ट है या टॉपिक है। और आपने अगर अच्छे टीचर से पढ़ा है तो आपको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा देगा प्रोबेबिलिटी को कि आपको हलवा लगेगा वो। ठीक है, और ये बात जान लीजिए, अगर आपने क्लास 10th में जो माइंडसेट बना लिया प्रोबेबिलिटी के लिए ना, वही आपके डॉक्टरेट तक बना रहेगा माइंडसेट की प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट है या ईजी है। अभी छोटे क्लास 10th में है, जब आप आगे पढ़ाई करेंगे 12th मास्टर्स ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी तक जाते हैं, तो कुछ लोग को आप पाएंगे जो कहेंगे यार प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, एक लाइन में हो जाता है क्वेश्चन। और कुछ लोग को आप पाएंगे जो कहेंगे यार बड़ा डिफिकल्ट होता है, प्रोबेबिलिटी सॉल्व एक ही लाइन में होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द रूट्स, उनके जो स्टार्टिंग में पढ़ाया गया वो उस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करा दिया प्रोबेबिलिटी को ना, कि उनके लिए हमेशा के लिए प्रोबेबिलिटी कठिन हो गई। बट कुछ लोग वहीं रहेंगे जो कहेंगे प्रोबेबिलिटी ईजी होती है, बिकॉज उनको बड़ा इजीली तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया था प्रोबेबिलिटी को। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सैंपल पेपर एंड कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द क्लास 10th मैथमेटिक्स। टोटल क्वेश्चंस हमारे हैं 38, मार्किंग है 80 मार्क्स की। यहाँ आपका चैप्टर वाइज मार्क्स है, यहाँ आपका जो सेक्शन वाइज मार्क्स दिए गए हैं। ओके, आप इजिली इस पीडीएफ को अपने साथ रखिए, आप हमेशा इसको ध्यान देते रहिए, देखते रहिए कि कैसे कैसे नंबर का एलोकेशन है, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर इजी है। ये आपको हेल्प करेगा आपके स्मार्ट प्लानिंग में, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो कीप स्टडिंग एंड आई एम हेयर फॉर यू। अगर कोई भी डाउट जस्ट राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे।